Greetings everyone. So today we'll be working for change in depreciation from written down value to straight line method. Okay, along with exchange. ठीक है ना. We have studied some special cases of machines like exchange or sale of a part of assets. So today we are combining change of depreciation with exchange. Okay, now Pranjal Limited purchased roasting machine for 60,000, grinding machine for 40,000. Okay, on this date. So this is machine 1 and this is machine 2. Then on 1st January, she purchased an oil expeller, that is machine 3 for 1 lakh. Now on 1st April 2014, roasting machine was first machine. Okay, it got out of order and exchanged for a new roaster costing 1,20,000. So जो आपकी पुरानी मशीन है उसको एक्सचेंज करके जो नई मशीन आपने खरीदी है उसको कॉस्ट कितनी है, मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन 1,20,000. सो ओल्ड का क्या किया, एक्सचेंज अलाउंस वाज गिवन फॉर 42,000. सो जो ओल्ड मशीन आपने सरेंडर की है उसमें यू हैव गॉट दिस अलाउंस. सो आपको जो नई मशीन है जिसका प्राइस 120 है इसमें से 42,000 का अलाउंस मिल गया और बाकी का अमाउंट आप पे कर रहे हो कैश में. सो शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2012 टू 15. देखो अब ये 2012 टू 15 का मतलब है कि आपको ईयर वाइज, कैलेंडर ईयर वाइज अकाउंट बनाने हैं. बिकॉज अगर ये फाइनेंशियल ईयर होता है ना, सो दे मस्ट हैव स्टेटेड 2012-13 टू 2015-16. ठीक है, ऐसे दिया होता है तो हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं अकाउंटिंग में, बट ये कैलेंडर ईयर कहा जा रहा है. यू चार्ज डेप्रीसिएशन 10% पर एनम ऑन WDV. ये अभी चार्ज कर रहे हो बट ड्यूरिंग 2014. अगेन रिमेंबर डेट इज़ नॉट मैंशनड कि आप कब चेंज कर रहे हो. ठीक है, सो ये कब से चेंज एप्लीकेबल होगा, 2014 एंड से. अगर डेट नहीं दे रखी तो ईयर एंड, मतलब 2014 31 दिसंबर को ये चेंज एप्लीकेबल हो जाएगा एंड यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 20% पर एनम. लेट मी रीट्रेट दिस अगेन. जब भी हमारे क्वेश्चन में चेंज आ रहा है, एक्सचेंज आ रहा है या कोई और भी एडिशनल पॉइंट्स आ रहे हैं, सो मेन होती है कैलकुलेशन. ओके, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है तो अकाउंट्स तो आप मशीन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन बनाओ और यू आर मेकिंग से अनदर अकाउंट से एसेट डिस्पोजल अकाउंट, वो सब बन जाते हैं. कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए. ओके, सो वील फर्स्ट रिकॉर्ड इट ऑन टाइमलाइन. आई ऑलवेज प्रेफर टू रिकॉर्ड इट ऑन टाइमलाइन ताकि हम कोई भी चीज़ मिस ना करें. ठीक है, बट बाय टाइम जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चंस की तो आपको ये टाइम लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे वर्किंग नोट बना सकोगे. 2012 में व्हाट इज हैपनिंग, मशीन 1 एंड मशीन 2, यू हैव गॉट 2 मशीन्स ऑन दिस डेट 1st January. ओके, मशीन 1 फॉर 60,000, मशीन 2 फॉर 40,000. देन ऑन जनवरी 2013, तो ये आपका कैलेंडर ईयर तो जनवरी से दिसंबर ही जाता है ना. ठीक है ना. सो 1st January 2013 को आपने मशीन 3 खरीद ली 1 लाख की. सो यू हैव गॉट 3 मशीन्स. अप्रैल 2014, तो ये तुम्हारा ईयर जनवरी से जो दिसंबर तक था इसके बीच में अप्रैल 2014 मशीन 1 इज़ सरेंडर्ड, वो एक्सचेंज कर लेते हो, उसके अगेंस्ट हमें अलाउंस मिलता है 42,000 का. और मशीन 4 हम खरीद लेते हैं 1,20,000 की. ठीक है, इसमें 42,000 का अलाउंस है और बाकी की कैश पेमेंट है. सो यू कैन से कि 78,000 की इसमें कैश पेमेंट हो जाएगी और ये जो अलाउंस मिला है फर्स्ट मशीन का वो कैंसिल हो जाएगा. ओके, अब आप क्या कर रहे हो, इन हमें अकाउंट तो ये यहाँ तक बनाने हैं. नाउ इन 2014, दैट इज़ इन दिस ईयर, सो दिसंबर में चेंज ऑफ डेप्रीसिएशन. ठीक है, सो अब आप क्या करोगे कि आपका जो डेप्रीसिएशन का रेट था जनवरी से लेके दिसंबर एंड तक, क्योंकि ये डेट नहीं दे रखी, सपोज ये कहता कि ड्यूरिंग जुलाई 2014 दे डिसाइडेड टू चेंज मेथड. सो जुलाई में आता तो आप यहाँ जुलाई पर एक मार्क लगा देते कि जुलाई से पहले ओल्ड रेट एंड मेथड है, जुलाई के बाद नया है. क्योंकि हमें डेट नहीं मेंशन्ड है तो इस का मतलब एंड से स्टार्ट होगा. सो इससे पहले हमारा है 10% WDV
और इस डेट से, तो इस डेट को चेंज आ गया है, इस डेट से 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये आ गया। अब हम बनाते हैं इसके वर्किंग नोट्स। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, machine 4. Okay, now 2012. So 2012 में you have got machine 1 of 60,000 and 2 of 40,000. ओके, अभी हमारा रेट कौन सा चल रहा है? 10% पर एनम WDV। ओके, अच्छा, इस ईयर में 2012 में तो कुछ नहीं हुआ, सो आप डेप्रीसिएशन चार्ज करो 10% पर एनम WDV का मतलब होता है जो वैल्यू बुक्स में बच रही है, रिटन डाउन वैल्यू। तो ये तो अभी खरीदी है, सो इसमें तो पूरी वैल्यू है 6,000, 4,000। ओके, सो यू हैव गॉट बुक वैल्यू नाउ 54,000 एंड 36,000 फॉर सेकेंड मशीन। ऑल राइट, ओके। अब 2013 स्टार्ट हो गया। 2013 में क्या हो रहा है? 2013 में यू हैव गॉट अनदर मशीन। अब ये एक नई मशीन हमारी बुक्स में एंटर करती है 1 लाख रुपीज़ की। 1 लाख की है ना, और जनवरी में एंटर की है, ये तो लिख दो 1 जनवरी 2013। नाउ नथिंग एल्स हैज़ हैपेंड, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। सो अब क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम WDV। तो रिटन डाउन वैल्यू, यहाँ इसकी रिटन डाउन वैल्यू 54,000 है, तो इसका 10% डेप्रीसिएशन, यहाँ इसका 10% डेप्रीसिएशन। ठीक है, और यहाँ 10% डेप्रीसिएशन फॉर द होल ईयर। ईयर क्यों? क्योंकि ये एसेट जनवरी में खरीदी है, सो पूरे ईयर का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। पर एनम है ना, तो हमने पूरे टाइम का ध्यान रखा। ओके, अब बुक वैल्यू आ गई इतनी 32,400 एंड 90,000, ये वैल्यूज़ आ गई। ऑल राइट, अब हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है 2014। अब 14 में क्या हो रहे हैं? यू आर एक्सचेंजिंग योर फर्स्ट मशीन फॉर अ फोर्थ मशीन। कब? 1 अप्रैल को। ठीक है, डेट भी दे रखी है 1 अप्रैल। सो अब ये वाली मशीन जो है ये हमारी डिस्पोज ऑफ हो रही है, एक्सचेंज हो रही है अगेंस्ट फोर्थ मशीन। सो जब कोई एसेट डिस्पोज ऑफ होती है, मैनर कोई भी हो, रिमेंबर, चाहे आप उसे सेल कर रहे हो और मे बी इट इज़ लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, और ये एक्सचेंज कर रहे हो, बात है कि एसेट डिस्पोज ऑफ हो गई, मतलब उठा दी गई, बिजनेस से निकल गई, तो हमें क्या करना होता है? डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। ठीक है ना, क्योंकि यू यूज्ड इट फॉर 3 मंथ्स, तो इसका 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 48,600, 10% फॉर 3 मंथ्स। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना। ओके, तो कितना आ गया? 1215। ओके, तो अब इसकी बुक वैल्यू कितनी बची? 47,385 इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू बची जब सेल हो रही है। सेल के टाइम तक का डेप्रीसिएशन लगा दिया। सो अब हमें यहाँ पर सेल प्राइस नहीं मिल रहा, सेल प्राइस की जगह क्या मिल रहा है? एक्सचेंज अलाउंस, एंड वी आर गेटिंग 42,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? बुक्स में तो ये 47,000 प्लस की है, हमें मिल रहा है 42,000। दैट मीन्स यू हैव गॉट लॉस ऑन एक्सचेंज। सिर्फ टर्म बदली है, सेल होती तो हम सेल लिख देते, है ना, एक्सीडेंट होता तो हम लिख देते लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू फायर। तो जो कहा है उसी हिसाब से नाम बदल रहा है, बाकी कैलकुलेशन वही रहती है। ओके, अब ये अप्रैल में यहाँ ये मशीन ख़त्म हो गई है। ठीक है, अभी हम अप्रैल में हैं, और मशीन 4th आ गई है आपके पास सेम डेट को, कितने की? 1,20,000 की। अब इसमें से कितना हम कैश दे रहे हैं और कितना एक्सचेंज दे रहे हैं, ये तो हमारी बुक्स में आएगा ना जब हम एंट्री करेंगे, है ना। तो अभी तो इसको कुछ नहीं करना, हमारे पास एसेट की वैल्यू 120 मिली है, सो परचेज की तो एंट्री हो जाती है। अब एंड में क्या होगा? हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम WDV। लेकिन हुआ क्या? आपने इस ईयर में मेथड चेंज कर दिया, तो मेथड क्या कर दिया? 20% पर एनम SLM। SLM कहता है कॉस्ट। हाउएवर हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हमारी
मेथड में चेंज होता है, जब भी डेप्रिसिएशन में चेंज होता है तो उस टाइम पर जो वैल्यूज़ है वो फ्रीज़ हो जाती हैं। सो अब हम मशीन 2 और मशीन 3 जो हमारे पास पहले से है इसकी वैल्यू यहाँ फ्रीज़ हो गई। इससे पहले क्या था क्या नहीं था, फॉरगेट अबाउट दैट। अब से ये इसकी रिवाइज्ड वैल्यू है, ठीक है। सो अब आप क्या कहोगे कि इसकी रिवाइज्ड वैल्यू, ये इनकी रिवाइज्ड वैल्यूज़ हैं और हमें यही कंसिडर करनी है। हम कोई भी मेथड लें, ये इसकी रिवाइज्ड कॉस्ट प्राइस कह लो या रिवाइज्ड वैल्यू कह लो, सो इसी को कंसिडर करना है। अब आप जो मर्जी मेथड लगा लो, इसके पीछे नहीं देखना कि कहाँ कॉस्ट थी, कितना डेप्रिसिएशन था। दिस इज़ प्रोस्पेक्टिव चेंज एंड ओके। नाउ फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन 2014 एट एंड। सो एंड में क्या हो गया, आपने चेंज कर दिया मेथड 20% SLM। सो SLM क्या होता है, SLM होता है 20% रेट इज़ टू बी एप्लीकेबल ऑन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है ना। तो आपको कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेना है, बट यहाँ पर क्या होगा कि आपने मेथड में चेंज किया है। सो ये जो आपके पुराने फिगर्स हैं ये सब आपको भूल जाने हैं, यू आर टू फॉरगेट देम एंड दिस इज़ द रिवाइज्ड कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट और वैल्यू इज़ फ्रोज़न, ये आपने फ्रीज कर दी है, ठीक है। तो अगर ये कॉस्ट भी कह रहा है तो भी वील एज्यूम कि यही कॉस्ट है। सो इस डेट को जब आपने चेंज किया, दिस इज़ गोइंग टू बी द कॉस्ट। सो 20% ऑफ कॉस्ट, that is 20% of 32,400 and 20% of 90,000 एंड 20% ऑफ दिस। सो जिस डेट को चेंज होता है जिस पर्टिकुलर ईयर में, सो हम उस डेट की जो बुक वैल्यू है उसको फ्रीज कर देते हैं और यही आगे कंटिन्यू होगी। इसकी पिछली सारी चीज़ें आपको फॉरगेट करनी है बिकॉज दिस इज़ प्रोस्पेक्टिव फॉरवर्ड लुकिंग मेथड। सो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि अब हम क्योंकि चेंज कर रहे हैं तो हम ओरिजिनल पीछे चले जाएं, वहाँ नहीं जाना है। आपका जिस डेट को चेंज हुआ है उस डेट को जो वैल्यू है वही कॉस्ट मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि अच्छा कॉस्ट है तो चलो कॉस्ट की तरफ जाते हैं, ये कॉस्ट है यहाँ पे आ जाते हैं। नहीं, यहाँ नहीं पहुँचना है क्योंकि ये मेथड है फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। तो जहाँ आप हो ना वहीं से आगे लेना है। सो दिस इज़ द वैल्यू दैट यू विल कंसिडर, इसके पीछे की कॉस्ट नहीं देखनी है। ओके अब बुक वैल्यू आ गई आपके पास 25,009 ओके 920 72,000 एंड 90 ओके। यहाँ नहीं, ये था क्योंकि आपका जो एसेट थी वो आपने 1 अप्रैल को ख़रीदी थी। सो 1,20,000 का 20% फॉर 9 months। ओके माई मिस्टेक हियर। सो आपका आ जाएगा 18,000। सो 1,02,000। ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर 2015। तो अगेन डेप्रिसिएशन 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट है। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट वो है जो चेंज के टाइम पर हमने फ्रीज कर दी थी। सो इसी पर ही नेक्स्ट टाइम हर बार इसी पर डेप्रिसिएशन लेंगे। ओके हैड दे बीन सेइंग रिटन डाउन वैल्यू, तो रिटन डाउन वैल्यू ये आ गई, इस पे कर लो। बट अब कॉस्ट पे करना है और कॉस्ट ओरिजिनल नहीं चलेगी, कॉस्ट वो चलेगी जब आपने चेंज किया था उस टाइम पर जो वैल्यू फ्रीज हो गई थी, रिवाइज हो गई थी, ठीक है। सो ये आ गया 78,000 54,000। ओके सो वर्किंग इज़ क्लियर टू अस। ओके अब ये वर्किंग आपकी अगर क्लियर है तो आप इसमें अकाउंट्स जो हैं जैसे कहे जाएंगे बना देंगे। लाइक इफ़ द क्वेश्चन इज सेइंग कि मशीनरी अकाउंट बनाओ, इसका मतलब होगा कि आपको सब कुछ मशीनरी अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना है, तो इसमें रिकॉर्ड कर दो। ऑल राइट, सो किस तरह से करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आपका 1/1/2012 में बैंक अकाउंट मशीन 1 आ गया 60,000, मशीन 2 40,000, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद एंड में क्या हुआ, 31 दिसंबर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, कितना 10,000।
ये बाइफरकेशन है हमारे पास। हम यहाँ पर एक टोटल का कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। 10,000 डेप्रिसिएशन और वैल्यू बची 90,000। तो इस तरह से आप सिर्फ डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यूज़ को जो बैलेंस है उसको टोटल करते रहो, ताकि हम यहाँ पर बैलेंस डायरेक्टली शो कर देंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर M1 M2 लिखने की कि 54,000 है, 36,000 है। यू मे राइट इट इफ़ यू वांट, कोई इशू नहीं है, बट यू कैन सेव टाइम अगर एग्ज़ाम में टाइम कम है, ठीक है ना। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो गया, 90,000। वी नो दैट दिस 90 कंसिस्ट्स ऑफ 54 एंड 36। अब इस ईयर में क्या हुआ, यू बॉट अनदर मशीन, ओके। सो सेम डेट को हमने एक और मशीन खरीद ली 1 लाख की। अब एंड में आके डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने, यू चार्ज इट 5400, 3600 एंड 10,000, सो 19,000, ठीक है। ये लिख सकते हो। बैलेंस कैरी डाउन, अब बैलेंस कितना आएगा, 48,600, 32,400 एंड 92,000, ठीक है। 90,000 सॉरी, 80, सो 1,71,000। अब नेक्स्ट ईयर बैलेंस आ गया 1,71,000। दोज हु आर नॉट एबल टू फॉलो वो क्या देख सकते हैं, ये बैलेंस कहाँ से आए हैं, ये हैं बैलेंस आपके 13 के एंड के बैलेंसेस, वो लिख दिए। अब 13 में क्या हो रहा है, यस इट्स अ वेरी हैपनिंग ईयर। आपने 14 में सॉरी 1 अप्रैल को पहले तो आपने एक एसेट को एक्सचेंज किया, तो उसका एक्सचेंज अलाउंस हमें मिल गया कितना, 42,000। इस एसेट पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1215, ये है ना इसका डेप्रिसिएशन, और इसमें लॉस भी आया है, ठीक है। लॉस ऑन सेल और लॉस ऑन एक्सचेंज, विल से लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट अकाउंट 5385, ओके। उसके बाद सेम डेट को एक जो नई मशीन खरीदी है उसमें क्या किया था आपने, कुछ पेमेंट की थी और कुछ एक्सचेंज अलाउंस हमारा गया था। सो एक्सचेंज अलाउंस था 42,000, टोटल एसेट की वैल्यू थी 1,20,000, 42 का एक्सचेंज अलाउंस था। सो बाकी आपने 78,000 पे कर दिया, इट इज़ रिटन ना, रिमेनिंग अमाउंट इज़ पेड, नहीं तो वो वेंडर अकाउंट में आता। सो अब एंड में क्या होगा, क्योंकि हमने सेल भी रिकॉर्ड कर ली, परचेज भी रिकॉर्ड कर ली, सो एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कितना कितना डेप्रिसिएशन है, 6,480, 18,000 एंड 18,000, सो 42,480। अब बैलेंस कर दो, सो बैलेंस कितने हैं, 29,000, 25,920, 72,000 एंड 1,02,000, सो 920, टोटल कितना हो गया, 1,99,920। ये टोटल्स लिख सकते हो, मैं सिर्फ डबल लाइन कर रही हूँ। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, सो बैलेंस 920। Now what has happened in the year 2015? Nothing as such, right? No purchase, no sale. So at the end of the year, just depreciation will be provided. So you can total up the depreciation. You can write M1, M2, M3, etc. And balance will be calculated. Again you can total up the balances. Now when you are preparing this working note, जब आपका ये working note अच्छे से बन रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में हमें सारी कैलकुलेशन यहाँ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योर एग्जामिनर कैन ईजीली सी, ये पैरेलल बनेंगे ना, इसके पीछे नेक्स्ट ही आपके पास मशीन अकाउंट बनेगा। सो एग्जामिनर कैन सी कि ये सारे वर्किंग नोट्स आपके सामने हैं और अमाउंट्स ऐसे कैलकुलेट हुए हैं, ये टोटल वाले अमाउंट्स आप लिख सकते हो। हाँ, अगर ये नहीं लिख रहे हो ना, फिर यहाँ पर आपको M1, M2, M3 वगैरह सब लिखना होता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट। सिर्फ एक ही पॉइंट है यहाँ पर मेन, वो क्या है कि जिस डेट को या जिस ईयर में हम मेथड में चेंज करते हैं, तो जो भी एसेट्स की वैल्यूज़ हैं दे विल बी
केप्ट एट दिस, इसको हम रिवाइज्ड कॉस्ट मान लेते हैं। तो अब अगर एसएलएम पे जा रहे हो तो यही कॉस्ट है, इसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डब्ल्यूडीवी है तो भी इसी वैल्यू को ही देखना है, पीछे नहीं देखना, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग में ये है कि अगर हमें ये मशीनरी अकाउंट की जगह सपोज हमें कहा जाता कि हमें मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। नाउ डू यू रिमेंबर डिस्पोजल अकाउंट? डिस्पोजल अकाउंट हम बनाते हैं फॉर द सेपरेट रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। आपकी ये जो एसेट है एक, वो यहाँ डिस्पोजल में आपने यहाँ सारी रिकॉर्डिंग कर ली, डेप्रिसिएशन, एक्सचेंज एंड लॉस सब कुछ कर दिया। लेकिन अगर हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर एक्सचेंज और लॉस यहाँ नहीं लिखते हैं। रादर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में इसकी जो बुक वैल्यू है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जो यहाँ थी। सो यहाँ 47,385 आपके यहाँ एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ जाएगी फ्रॉम मशीनरी अकाउंट। ये वन टाइम अकाउंट है, सिर्फ उस दिन को बनता है जब आपके एसेट का डिस्पोजल हो रहा है और वहीं के वहीं इसे क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और बुक वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी। बाकी जो एक्सचेंज अलाउंस है या जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपको डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू शो करना होता है। सो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सो एंड सो एसेट, सो ऐसे बनाते हैं। सपोज आपको ये कहा जाए कि आपको इसमें प्रोविज़न अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट विद प्रोविज़न अकाउंट, तो आप मशीनरी अकाउंट अलग बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अलग बनाएंगे, है ना। लिखना ही है ना अलग अलग, बाकी सब कुछ तो एज इट इज़ चलना है। सो जब आपने 1/1/2012 में एसेट्स परचेज़ की 60,000 और दूसरी परचेज़ की 40,000 की, सो एट द एंड ऑफ द ईयर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी आई तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया प्रोविज़न अकाउंट में। तो जो डेप्रिसिएशन यहाँ लिख रहे थे वो आपका प्रोविज़न में आ गया, सेपरेट हो गया ना। अब इसको बैलेंस कर दो, ठीक है, अकाउंट क्लोज। और यहाँ पर भी आप बैलेंस कर देंगे 1 लाख। यू नो दैट इसमें 60,000 M1 है, 40,000 M2 है। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और यहाँ पर भी हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, आपकी एक और मशीन खरीदी जा रही है। सो बैंक अकाउंट मशीन 3 1 लाख, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन आ गए तो डेप्रिसिएशन तो हमें चार्ज करने हैं प्रोविज़न अकाउंट में। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट 19,000, ठीक है। और इसका ये आ जाएगा बैलेंस। आप चाहो तो इसमें M1 M2 M3 अलग अलग लिख सकते हो और यहाँ भी आपका एसेट का बैलेंस आ गया, ठीक है ना। इसमें M1 M2 M3 लिख सकते हो। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, बैलेंस आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब इस ईयर में एक तो आपकी एसेट का एक्सचेंज हो रहा है और एक न्यू एसेट उसके अगेंस्ट आ रही है, ठीक है ना। सो 1 अप्रैल को क्या हुआ, आपके एक एसेट का एक्सचेंज हो गया। सो उस एसेट पर जो डेप्रिसिएशन है वो हम चार्ज करते हैं 1215। अब डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गया लेकिन हमारी एसेट तो यहाँ 60 की 60 पर ही है ना। इफ़ यू राइट 2 लाख तो इसमें M1 60,000, M2 40,000 और M3 कितना है 1 लाख। तो आपकी एसेट तो पुरानी नहीं दिख रही, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस एसेट का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। सो आप प्रोविज़न अकाउंट में से मशीन 1 का पूरा डेप्रिसिएशन निकालते हो और एसेट अकाउंट में ले जाते हो। यही वर्किंग होती है ना, जिससे पता चले कि जो एसेट एक्सचेंज हो रही है उसकी कितनी बुक्स में वैल्यू है। सो इसका कितना डेप्रिसिएशन था, इसका डेप्रिसिएशन था 6,000, 5,400 एंड 1215। सो कितना हो गया 12,615। सो 12,615 का डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल गया और वो आपका प्रोविज़न में चला गया। अब इस एसेट को एक्सचेंज कर दो। सो एक्सचेंज अलाउंस अकाउंट कितना मिला 42,000 और इस एसेट में जो लॉस आ गया उसको रिकॉर्ड कर दो 5385। सो आपकी ये जो एसेट है 60,000 की, ये देखो पूरा 60,000 आपने एक्सप्लेन कर दिया कि 60 में से भाई इतना डेप्रिसिएशन है,
42,000 एक्सचेंज है और बाकी का लॉस है। तो ये एसेट का पूरी वैल्यू, जैसे एसेट बुक्स में से बाहर गई ना, आपकी एसेट बिजनेस में से चली गई, सो बुक्स में से भी इसका अमाउंट पूरा कट गया। ठीक है, अब एंड में क्या होगा, अब एंड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बट बिफोर दैट हम जो नई मशीन खरीदी है उसको भी लिख दे। सो एक्सचेंज अलाउंस में हमें मिला 42,000 और पेमेंट करनी पड़ गई हमको 78,000 की। ये हो गया मशीन 4, ठीक है ना। सो अब एंड में यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो कितना डेप्रिसिएशन है तीनों मशीन्स का, देखो 42,480 ये चार्ज हो गया। अब इनको बैलेंस कर लो। सो यहाँ पर आप बैलेंस जो है एसेट अकाउंट में बिना टोटल किए भी लिख सकते हो। हमारे पास 4 मशीन्स हैं अब तक। फर्स्ट मशीन आउट हो गई है तो बाकी क्या बची, सेकेंड मशीन 40,000, थर्ड मशीन 1 लाख, फोर्थ मशीन 1,20,000, सो 2,60,000। ठीक है ना। मशीन 1 नहीं है, मशीन 2 है 40,000 की, मशीन 3 है 1 लाख की और मशीन 4 है 1,20,000 की। सो 2,60,000 बैलेंस है। यहाँ पर आप इसका बैलेंस कर देंगे। सो टोटल कर दो दोनों साइड के। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यू माइट बी सेइंग कि हम इसमें कैसे बैलेंस लिख रहे हैं, है ना। तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, क्योंकि प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड कर चुके हैं। सो आप चेक कर लो मशीन 2 पे, मशीन 3 पे आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो। सो देखो मशीन 2 पर ये डेप्रिसिएशंस अब तक चार्ज कर लिए, मशीन 3 के ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुए। सो ये टोटल जो है ना ये बैलेंस को मैच करेगा। यही रूल होता है ना हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, बैलेंस लेके आए हम एसेट्स का। अब आपके एसेट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, नो परचेज नो सेल। ओके, सो आप बैलेंस कैरी डाउन तो एज इट इज़ ही लिख दोगे। यहाँ क्या होगा, ये 14 ईयर था, सॉरी। सो 15 में क्या होगा, बैलेंस आ गया हमारे पास 31,080। सो एंड में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया और अब इसको बैलेंस कर दो। ये मैंने डेट्स नहीं लिखी हैं बट आप डेट्स डाल सकते हो, है ना। दिसंबर, ओके, 79,560। सो इस तरह से हम प्रोविज़न अकाउंट भी बना सकते हैं। सो मेरा पॉइंट ये था कि कोई भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, और कैलकुलेशन एक बार हमने कर ली तो अकाउंट्स आप जैसे आपका क्वेश्चन कह रहे हैं आप बना लो। ऑलराइट, सो आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंज अलोंग विद एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ठीक है, ये क्लियर है। सो यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड एग्जाम में देखो तो आपका क्वेश्चन चेंज ऑफ मेथड का ही आएगा। रीज़न बीइंग बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, वो पढ़ के आए थे। ये जो चेंज हो रहा है ना ये आपका यहाँ फर्स्ट ईयर के कोर्स में एडिशन है। सो चेंज इंपॉर्टेंट है, चेंज को आपको करना है। और चेंज में जो बाकी के चीज़ें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं कि हम एसेट अकाउंट बनाएं, प्रोविज़न बनाएं, डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, या इसके साथ हमारा एक्सचेंज आ जाए, या इसके साथ लॉस ऑफ एसेट आ जाए ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर एट्सेट्रा, और मे बी चेंज अलॉन्ग विद सेल ऑफ पार्ट ऑफ एसेट, पार्शियल सेल के साथ। सो पुराने प्रोविजंस जो हैं उनके साथ साथ हमें चेंज को भी स्टडी करना है। सो वील टेक अप वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ एसेट विद द चेंज। ये भी करेंगे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, सो दैट वे वील बी कवरिंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ चेंज। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।